इस कहानी का शीर्षक है गांव का अंतिम आदमी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई सालों के बाद आद्रा नक्षत्र ऐसा झूमकर बरसा था कि ताल तलैया पोखर डबरा सब भर गए थे। खेत पानी में लबालब भर गए थे, पर लखनदेह नहर अभी भी खाली थी, इसलिए पानी नीचे उतरने में समय नहीं लगा। जब खेतों का पानी घटने लगा तो 2-3 दिनों में ही घटकर नीचे चला गया। फिर तो खेतों की जरूरत लायक प्राप्त पानी था। गांव के किसानों के पौधे तैयार थे। इस बार लगभग सभी किसानों ने रोहिणी नक्षत्र में ही खेतों में बीज डाल दिए थे। मेही कामत अपने खेतों का हाल देखने के लिए मकराइन चला गया। वैसे तो वह हमेशा खेतों की ओर घूमने निकलता था, पर उस रात पानी ज्यादा घट गया था। दूर से चांदी की तरह चमक रहे खेत अब हरे भरे लग रहे थे। वास्तव में पानी घट गया था। ऐसी हालत में मेही के लिए खेतों की स्थिति जानना जरूरी था। मेही तकरीबन 1.5 बीघा जमीन का मालिक है। कुछ खेत बटाई पर दे रखा है, पर वे सब एक जैसे ही हैं। मेही के शब्दों में फूलों का रस मकरंद और खेतों का सार मकराइन खेत। वह सबसे पहले बिडार पहुंचा। उसने अपेक्षाकृत ऊंची जगह पर बीज डाला था। बीज के लिए उस खेत की मिट्टी अच्छी व दोरस थी, पौधों के लिए ही तैयार किया हुआ। सो अच्छे पौधे हुए थे। हरा भरा खेत था, एक भी खरपतवार नहीं था। लहलहाता सा लग रहा था खेत। उन्हें देखकर किसी भी किसान के पैर अनायास ही रुक जाते। वे प्रशंसा करते। कोई पूछ लेता किसका है, उन खेतों को जानने वाले बोल पड़ते, और किसका होगा। ऐसे मन को लुभाने वाले पौधे और किसके हो सकते हैं सिवा मेही के। पूरे गांव के कुशल किसानों में उसका नाम सबसे ऊपर है। जैसे उसका नाम मेही है, वैसे ही वह है भी महीन अर्थात अच्छा। वैसे तो वह बहुत से दूसरे काम भी जानता है, पर खेती बाड़ी के काम में उसकी रुचि गजब की है। बस समझ लीजिए कि पूरा दिन खेत में ही गुजरता है। वह जूते हुए खेत की मिट्टी से खरपतवार ऐसे निकालता है कि देखते ही बनता है। मिट्टी के एक एक टुकड़ों से खरपतवार ऐसे अलग करता है मानो मिट्टी को दुलार रहा हो। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि मेही के प्राण उसके देह में नहीं मकराइन में बसते हैं। वास्तव में वह हुनर वाला आदमी है। गांव में भरे पूरे लोग दूसरों के खेतों में काम नहीं करते, पर मेही ऐसा नहीं है। उसे जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती है तो समाज का भी ध्यान रखता है, उसके लिए काम करता है। अपना काम खूब मन लगाकर करने और दूसरों के काम में लापरवाही करना उसकी फितरत में नहीं है। वह काम को काम समझता है। वह जो भी काम करता है खूब करीन से करता है, पूरी लगन से करता है। इसलिए खेतों के मालिक उसके पास आते हैं, बल्कि यूं कहिए कि अर्जी लगाए रहते हैं। सामाजिक विचार विमर्शों में भी उसकी सलाह ली जाती है। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है। अखबार पढ़ने में उसकी गहरी रुचि है। लोग कहते हैं कि मेही अखबार नहीं पढ़ता, बल्कि उसमें रम जाता है। केवल पढ़ता ही नहीं, खबरों को याद भी रखता है। जब शाम ढलने लगती है तो वह अखबार लेकर बैठ जाता है। मास्टर साहब के यहाँ उसके लिए अखबार सहेज कर रखा होता है। इस बात के लिए उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, पर वे कहते हैं मेही समाज का सजग व्यक्ति है। अतः जब मेही बिडार पहुंचा तो बेहद खुश हुआ। ताजे पानी पर पौधे ललहाकर उगकर लंबे हो गए थे। लोग कहते हैं कि देखकर ही दिल दिमाग खुश हो जाए। सो खुश हो गया। थोड़ी देर तक वह ध्यान से उन पौधों की हरी तिमह को निहारता रहा, मानो उनकी आंखों में भर रहा हो। फिर वह सबसे पहले निचले खेत की ओर चला। फेंक ठाकुर वाली क्यारी पानी से पूरी तरह भर गई थी। मेही ने मेड़ पर खड़े होकर खेत को स्नेह से निहारा। खेतों में अधिक जुताई की कोई जरूरत नहीं थी, वहाँ कीचड़ हो जाएगा, पर अभी उसमें पानी ठहरेगा, ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ गया। वह नीचे तक सभी क्यारियों में घूमा। सभी में पर्याप्त पानी था। उसने सोचा कि ये क्यारियां पानी बचा कर रखेंगी, और वह ऊपर आ गया। अब वह जरीखन वाले पंचठवा खेत में पहुंचा। उसमें केवल 4 अंगुल पानी था। तैयार खेत और छपछप पानी। उस समय खेत को देखकर उसके मन में ये भाव आया, मानो खेत अभिसारिका की तरह 16 श्रृंगार कर पति के कदमों की आहट पर कान लगाए बैठी हो।
मतलब ये कि खेत की स्थिति रही हो कि हल ले आओ और जुताई शुरू करो। मेही खत की स्थिति देख अकुल हो गया, क्योंकि उसके पास अपना बैल नहीं था। 15 दिन पहले बैल मर गया था। पैसे की तंगी के कारण दूसरा बैल नहीं ला पा रहा था। उसके खेत का जायजा लिया। उसने हिसाब लगाया कि अगर कल तक खेत के लिए हल की व्यवस्था नहीं हुई तो परसों मुश्किल बढ़ जाएगी। वह हल के इंतजाम के लिए घर से निकला। गांव के चारों टोला घूम आया, पर किसी ने हल नहीं दिया। देता कैसे? खेती के लिए यही सबसे उपयुक्त समय था। गांव में बहुत से लोग हल नहीं रखते। दूसरा कारण था श्रमिकों की कमी। जो लोग खुद खेती बाड़ी नहीं करते हैं वे अपने खेत बटाई पर दे देते हैं। जो लोग अपने हाथों से खेती करते हैं उनके परिवारों के लोग गांव में नहीं रहते। परिवार के कमेरे लोग गांव से बाहर चले जाते हैं। मेही घूमते घूमते थक गए, पर हल की व्यवस्था का कोई सूत्र नहीं पकड़ पाया। गांव में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बैल बेकार बैठे रहेंगे। वे खुद अपनी रोपनी में रहेंगे, मगर दूसरों के खेत की जुताई के लिए अपना बैल नहीं देंगे। यही कारण था कि मेही को खाली हाथ लौटना पड़ा। उन लोगों ने कह दिया कि वे अपने बैल से अपना खेत जोतेंगे। रास्ते में ध्यान आया कि ट्रैक्टर वाले से बात की जाए, पर उन लोगों को तो बड़े खेत चाहिए। कम से कम एक पहर का तो जोत हो, कम से कम इतने जोत का काम हो, तभी काम के लिए तैयार होंगे। क्यों न मधुकांत से कहा जाए कि वह ट्रैक्टर से उसका खेत जोत दे और बदले में वह पिता पुत्र उसके खेत में रोपनी कर देंगे। खेतीहर मजदूरों की इतनी कमी है कि ऐसे माहौल में मधुकांत को यह पेशकश जमेगी। मन में ये ख्याल आते ही अचानक उसे याद आया कि बेटा सुबोध तो कल ही दिल्ली चला जाएगा। ओह, वह उसे नहीं जाने देगा, पर वह माने तब तो वह तो कई दिनों से दिल्ली जाने के लिए तूफान मचाए हुए है। नौजवानों का तो दिमाग शहर की तरफ भागता है। बड़बड़ाते हुए मेही आगे बढ़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि 10-12 लड़कों का एक झुंड आता दिखाई दिया। वे सब लगभग एक समान उम्र के थे, किशोर, कोई भी जवान नहीं था। अभी तो उनकी मूंछों के बाल कोमल रोए की शक्ल में ही थे। कहाँ चढ़ाई करने निकले बच्चों? मेही ने उनसे पूछा। उसके इस सवाल पर सोनेवाल का बेटा मनाई बोला, देखते हैं काका, कहाँ का जुगाड़ लगता है। क्यों, अभी तय नहीं किया है क्या? किया भी है और नहीं भी किया है। देखते हैं सूरत जाते हैं या मुंबई, मनाई बोला। जब मनाई ने पहले के बम्बई को मुंबई कहा तो मेही मन ही मन हंसा। उसके मन में आया कि आजकल तो साधारण आदमी को भी देश विदेश की बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है, पर वे यह नहीं समझते कि वे कहाँ जा रहे हैं। गांव के खेती बाड़ी का काम कैसे चलेगा? काम करने वाले तो बाहर भाग रहे हैं। वह अपने टोले के सभी घरों को याद करने लगा। छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर गांव में और कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि ये छोटे बच्चे भी जवान होते होते शहर की ओर फुर हो जाएंगे। उस स्थिति में गांव का क्या भविष्य होगा? गांव बूढ़े बूढ़ियों की बस्ती बनकर रह जाएगा। मन में ये ख्याल आते ही उसे सरजू बाबा याद आए। एक दिन की बात है, मेही कहीं से चला आ रहा था। उसने सरजू बाबा को प्रणाम कर उनका हाल चाल पूछा तो बाबा रोने लगे। उनके ऐसे दिन आ गए कि एक बड़े परिवार के मुखिया होते हुए भी खुद को अकेला व अलहास अनुभव कर रहे थे, जबकि परिवार में बेटा, बहू, पोता, पोती, पड़पोता भी थे। बेटा कानपुर में नौकरी करता था, बाद में वहीं बस गया। फिर तो वह गांव को पूरी तरह भूल गया था। बाबा को रोते देखकर मेही उनके पास बैठ गया। उसने बाबा को ढांढस बंधाया। कुछ देर बाद बाबा बोले, क्या कहूँ, कई बार तो मन सूना सूना सा लगता है। घरवाली तो मुझसे भी ज़्यादा अकेलापन महसूस करती है। क्यों, क्या तब वे लोग आपकी खोज खबर भी नहीं लेते? मेही ने पूछा। मेही को इस बात पर सरजू बोलने लगा, क्या बताऊं मेही, बड़े पोते की शादी हुई, सारी रस्में वहीं निभाई गई। खैर, उसकी मर्जी जहाँ करे। बेरियों से इतना भी नहीं हुआ कि जरा बहू का मुंह ही दिखा देते। मैं अब देखूंगा भी क्या, अब तो सूझता भी नहीं।
फिर भी पोते की बहू का मुंह देख लेता तो मन संतुष्ट होता। क्या अब आपको दिखाई नहीं देता? मेही ने पूछा। दिखाई देता है, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि कोई है। जब तुम बोलते हो तो समझ जाता हूँ कि मेही है, ऐसा बाबा ने बोला। तो किसी को साथ लेकर चले क्यों नहीं जाते? मेही ने उनके मन की लेनी चाही। जब जवानी में नहीं गया तो अब क्या जाऊंगा? और वे लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो ना आए। वे तो तब खुश होंगे जब मैं कुल देवता वाले घर को भी बेचकर उनके पास चला जाऊं। ये तो घर द्वार बेचने जैसा हुआ। ये मेरे जीते जी नहीं हो सकेगा। इस बात का उन लोगों को बहुत दुख है। कोई पारिवारिक उत्सव हो तो 2 लाइनों का निमंत्रण लिखकर भेज देंगे कि मैं उस अवसर पर शामिल हूँ, जैसे माँ बाप न होकर कोई रिश्तेदार हो। इतना बोलकर सरजा कुछ बड़बड़ाने लगे। एक बार पड़पोते की बहू को देख आइए। मैं ही बोला, बुआ वैसे तो तुम भी उम्र दराज हुए, फिर भी मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। दरवाजे पर बेटे पोते की बहुएं आंगन में रुनझुन करती चलती फिरती हो तो कितना अच्छा लगता। मेरे पिता चाचा कहा करते थे कि जब आंगन में अपने वंश की कोई बहू आती है तो पितर बहुत आनंदित होते हैं। वे पितरलोक में पंक्ति में खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं। मेरे पितरों ने हमारे घर तो यह देखा नहीं, उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं हुई। यह बोलते बोलते सरजुग बाबा की छाती फटने सी लगी। वे मर्माहित थे। सरजुग बाबा की संवेदना उनसे कई दिनों तक कचोकट्टी रही। अतः आज जब उसे सरजुग बाबा की याद आई तो ऐसा लगा जैसे अचानक किसी घाव से पपड़ी हट गई हो। अपने साथ साथ घर की स्थिति की चिंता ने भी उसे बहुत दुखी कर दिया। वह घर आया, उसकी पत्नी खाना पका रही थी। पति को देख उसने पूछा, कहाँ गए थे? हल्का इंतजाम करने गया था। मैं ही बोला, हुआ नहीं तो अब क्या करेंगे? लगता है कि अगर कल तक हल का इंतजाम नहीं हुआ तो खेत की परिस्थिति संभल नहीं पाएगी। कौन सा खेत? जरीखन वाला? धत, ये गांव कैसा है? थोड़ी सी वर्षा होते ही ऊब डूब करने लगता है और थोड़े में ही ना जाने क्या क्या। चूल्हे पर क्या चढ़ाया है? मेही ने प्रसंग बदला। पूड़ी है, बुआ के लिए बट खर्चा। नहीं, अब बुआ कल नहीं जाएगा। मैं ही पत्नी से कह ही रहा था कि इतने में सुबोध वहाँ आया। उसने पिता की बात सुनी तो बोला, नहीं नहीं, अब मैं इस गांव में नहीं रहूँगा। क्यों? मेही ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। गांव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सुबोध उतनी ही ऊंची आवाज में बोला। इस बात पर बाप बेटे की में बहस हुई। मैं ही गुस्से से लाल हो गया। पत्नी मना कर रही, उसे शांत करती रही, पर उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। सुबोध चुप हो गया, लेकिन मैं ही अब भी बहुत देर तक गुस्से में बड़बड़ाता रहा। घर का वातावरण इतना बोझिल हो गया कि रात में खाना भी नहीं खाया। सुबोध दिल्ली चला गया। मैं ही तड़के भोर में खेत की तरफ निकल गया। उधर से घर लौट रहा था तो सकली की बेटी ने उसे बताया कि सुबोध दिल्ली चला गया। उसे बहुत दुख हुआ। बेटा होकर भी सुबोध ने उसकी बात का मान नहीं रखा। उसने तो इतनी शिष्टता भी नहीं दिखाई कि जाते समय मिल लेता। वह भी भीतर ही भीतर कई टुकड़ों में टूट गया, पर कुछ बोला नहीं, पत्नी से भी नहीं। फावड़ा लिया और खेत की तरफ चल दिया। दोपहर में पत्नी काफी समझा बुझाकर घर ले आई। घर आकर 2 कोर खाया, मगर एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वह बोलने की कोशिश करेगा तो रुलाई छूट जाएगी। रात में खाना खाकर लेट गया, मगर आंखों में नींद कहाँ। न जाने वह क्या अनाप शनाप सोचने लगा था। सोचते सोचते उसका सिर फटने लगता। बेटे की 1-2 बातें अब भी उसे परेशान किए थी। सुबोध ने कहा था, गांव में लोग कैसे रहेंगे? यहाँ तो कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार के लोग अगर शहर में नौकरी न करें तो वे भूखे मर जाएंगे। लोग पहले कैसे रहते थे? मैं ही ने पूछा था। पहले परिवार में कितने लोग दोनों पहर भोजन करते थे। 100 में से 1-2 जमीन वाले सुख करते थे, बाकी लोग उन्हीं के लिए सुख जुटाने में त्राही त्राही करते रहते थे। अब समय बदला है, पर अब भी गांव वाले शहरी मनी ऑर्डर पर ही जी रहे हैं।
बेटे ने अपनी बात रखी थी। बेटे की बात सच होते हुए भी उसे अच्छी नहीं लगी थी। उसे आज से ज़्यादा आने वाले कल की चिंता थी। वह सोचने लगा, यह लड़का क्या बोल रहा है। ऐसी उपेक्षा सहते सहते गांव पता नहीं क्या हो जाएगा। खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी, फिर मनुष्य कैसे बचेगा। मेही ने हृदय में खेतों के प्रति ममत्व जागृत हो गया। उसे बेटे पर और क्रोध आया। वह बहुत बोल गया था और बोलते बोलते थक गया था। अभी उसे बेटे की बातें याद आती है और सूरज गुरुजी की बातें भी। गुरुजी कहते थे, धरती माँ है, हरियाली उसकी प्रसन्नता का प्रगटीकरण है, विभिन्न नदियाँ उसके गीत हैं और उर्वरा उसका मातृत्व है। जिसे प्रकार जीव इस धरा पर जीता है, परंतु आज उस धरती माँ के पुत्रगण अपनी माँ का विनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में धरती क्रोधित हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। गुरुजी अक्सर यही कहते रहते थे। मेही को गुरुजी की और बातें अच्छी लगती थी, पर अंतिम पंक्ति धरती क्रोधित हो जाएगी और संसार खत्म हो जाएगा अच्छी नहीं लगती थी। पर वह करता भी क्या। बचपन में गुरुजी से पढ़ा था, अतः गुरुजी से यह कहने का साहस नहीं हुआ कि गुरुजी अंतिम अशुभ पंक्ति मत बोलिए। गुरुजी उसकी आंखों और भौहें देखकर समझ आते और कहते, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ। आजकल के ऐसे समय में भी तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें ये बात बुरी लगती है। संभाल सकते हो तो संभाल लो। जंगल कट रहे हैं, उसे रोको, वन रोपो। गंगा प्रदूषण हो रही है, करा ही रही है। उद्योग धंधे हरियाली को लील रही है, धरती को बचा लो। गांव से लोग उजड़ रहे हैं, उसे रोको। गुरुजी बहुत सी बातें बोलते थे। मेही को ऐसा प्रतीत होता था जैसे गुरुजी के वे शब्द उसे फटकार रहे हैं। उसके मन में इस बात के लिए गलानी का भाव उत्पन्न होता है कि वह अपने बेटे को धरती माँ की सेवा के लिए नहीं रोक पाया। ऐसा सोचते हुए मानो वह धरती माता से कह रहा हो, हे माता, जैसे अब लोग आपको छोड़कर दूसरे कामों में लग रहे हैं, वैसे ही अपने जन्मदाता माता पिता को भी छोड़ रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते उसे लगा जैसे वह भी एक दिन सरजुग बाबा हो जाएगा, पूरा गांव सरजुग बाबा हो जाएगा। फिर तो वह एक भयावह कल्पना से चौंक उठा। वह लेटे लेटे ही मन को शांत करने की कोशिश में लगा। वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। पशुओं को खोलने का समय था। पत्नी चौंक कर उठी। मेही नींद में ही चिल्ला रहा था। उसी चिल्लाहट से उसकी नींद खुली। वह पति को झिंझोड़ कर जगाने लगी। काफ़ी देर बाद उसकी नींद टूटी। उठने के बाद भी वह बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा। इस दौरान पति ने उसके कितनी बार पूछा था, क्या हुआ, ऐसा क्यों चिल्ला रहे थे। जब उसका मन स्थिर हुआ तो उसने बताया कि उसने एक भयावह सपना देखा है। पत्नी चौंक उठी। क्या? वह इस बात से डर गई थी कि चूंकि सवेरे का देखा सपना सच होता है, अतः हे भगवती, वह मन ही मन घर के कुल देवता को प्रणाम करने लगी। मैंने सपना देखा कि गांव के सभी लोग एक एक कर गांव से चले गए हैं। खेती बाड़ी का काम ठप हो गया है। खेती भी जैसे गूंगे हो गई है। उसके बाद अंट संट सपने देखने लगा। मैंने देखा एक मंदिर है, उसमें देवी की एक मूर्ति है। पास पहुंचा तो मंदिर टूटा फूटा खंडर सा था। उसके बीच में जो एक मूर्ति थी वह मेरी माँ थी। मूर्ति नहीं, मैं और पास गया। वह मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ जैसी थी। लगा जैसे वह रो रही हो। मैंने पूछा, आप कौन हो? मैं पृथ्वी हूँ, वह बोला। आप रो रही हो? हाँ, रो रही हूँ। मेरे बेटे सही राह से भटक रहे हैं, मुझे छोड़कर मशीन के पीछे पड़े हैं। ऐसे ऐसे धुआं और जहर फैला रहे हैं जिससे मेरा दम घुटने लगा है। मुझे अनुभव हुआ जैसे वह ठीक कह रही है। मुझे भी चक्कर सा आने लगा। मेरी आंखें बंद हो गई। इतने में वह कहीं चली गई। तभी मुझे प्यास लगी। नज़दीक एक नदी बह रही थी। मन खुश हुआ। किनारे बैठकर एक चुल्लू पानी पिया। अरे, पानी में तेल का स्वाद लगा। मैं गौर से देखने लगा। उस पानी में छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। गांव में घर मकान गायब हो गए। पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। मैं डरकर भागा। थोड़ी दूर ही गया होऊंगा कि मैंने चावल और गेहूं के बड़े बड़े ढेर देखे।
लोग अनाज के चारों ओर वैसे ही खड़े थे जैसे झुंड के झुंड पक्षी। मैं वहां पहुंचा और लोगों से पूछा कि ये चावल और गेहूं कहाँ से आया। एक आदमी बोला, चावल और गेहूं कहाँ बनता है, यही नहीं मालूम? चावल और गेहूं खेत में पैदा होते हैं। मैंने कहा तो मेरी इस बात पर सब ठहाके लगाने लगे। वे बोले, लगता है कि यह द्वापर युग का व्यक्ति है, अन्न फैक्ट्री में बनता है या मिट्टी में। इस तरह मैं ही अपने सपने वाली बात बता रहे थे कि उसकी पत्नी बोल पड़ी, धत तेरी की, यह सब बेकार का सपना हुआ, बेसिर पैर का सपना। सुनना है तो सुनो, जो देखा है वही कह रहा हूँ। मैं ही को पत्नी का बीच में टोकना अच्छा नहीं लगा। पत्नी चुप हो गई। वह फिर से सपने के बारे में बताने लगे। उसने बाद में मैंने देखा कि शहर से धुआं की एक बाढ़ सी चली आ रही है। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी उस धुएं से भर जाएगी। मैं घबराकर भागा। दम घुट रहा था। गर्मी से बचने के लिए जैसे पंखा लगा होता है, वैसे ही वहाँ धुएं से बचने के लिए मशीन लगी थी। फिर मैं आगे बढ़ा। एक जगह बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। उस भीड़ में बहुत से डॉक्टर्स को इधर से उधर भागते देखा। रोगी कई कतारों में पड़े थे। डॉक्टर रोगियों की बारी बारी से जांच कर रहे थे। थोड़ा और पास पहुंचकर देखा तो मेरी समझ में आया कि डॉक्टर रोगियों के रोग पहचान रहे हैं, दवा दे रहे हैं, पर दवाओं का किसी रोगी पर असर नहीं पड़ रहा था। अंत में डॉक्टरों ने कहा कि अगर रोगियों के मुंह से खेतों में पैदा हुए अनाज के दाने दिए जाएं तो दवा असर करेगी और रोगी बच सकते हैं। लोग पीछे घूम घूम कर मेरी तरफ देखने लगे। मैं सब कहने लगे, ये आदमी शहरी जैसा नहीं लगता, तब ये गांव का होगा। यह प्रायः गांव का अंतिम आदमी है जो बचा है। ये खेत का अन्न दे सकता है। मैं चिंता में पड़ गया कि मैं इन्हें कहाँ से अनाज दूंगा। मैं ये याद करने लगा कि गांव कहाँ है। मुझे लग रहा था कि मैं गांव से दूर कहीं खो गया हूँ। मेरी विचित्र स्थिति हो गई है। मैं वहाँ से भागा। सभी मेरे पीछे भागे। उनके बीच में थोड़ी सी ही दूरी रह गई थी। मुझे लगा कि अब मैं पकड़ लिया जाऊंगा। बाप रे, मुझसे तो उस समय भागा नहीं जा रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गया। एक बार तो बहुत से लोगों ने मुझे पकड़ लिया और जैसे पके हुए आम की डालियों को झकझोर रहे हैं वैसे ही मुझे जोर जोर से हिलाने लगे। मैं चिल्लाने लगा। काफ़ी कोशिश के बाद नींद टूटी तो देखा कि तुम उठा रही हो। धर ऐसे ही अनाप शनाप सपने में ही की पत्नी को हंसी आई। उसका चित्त शांत और स्थिर हुआ। वह निश्चित हो गई कि कोई बुरा सपना नहीं देखा। वह पति से बोली, ऐसा ही अनशन सोचते रहते हैं तो उठपटांग सपना देखते रहते हैं। मन शांत कीजिए। इतना मतलब लगा कर कहीं कोई सोचता है, पर मैं ही जानबूझकर तो सोचते नहीं, उन्हें सोचना पड़ता है। ऐसी बातें उनके मन में अन्यास आ जाती है तो सोचने लगते हैं। रोज अखबार पढ़ते हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ रहते हुए बहुत सी बातें समझते हैं और उन्हें सब के बारे में सोचने लगते हैं। सपने वाली बात सुनाकर वह चुप हो गए थे। पत्नी उठकर दूसरे काम से चली गई थी। मैं ही बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहे। फिर उठे और बाहर आ गए। बेटा चला गया। मैं ही अकेले हो गए। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अन्य अवसरों पर उसकी पत्नी घर गृहस्थी के काम संभालती थी, मगर इस बार उसके कामों में हाथ बटाने में वह पीछे नहीं रहते। मैं ही काम में लगे रहते हैं। पर बेटे के प्रति जो गुस्सा था वह अब भी शांत नहीं हुआ था। अब इतना ही नहीं कि बेटे पर गुस्सा है, उस रात का सपना हमेशा उनके मन का पीछा करता रहता है। बार बार पूरे खेत को निहारते रहते हैं। खेत की राह देखते हुए उसका मन उदास हो जाता है। खेत में रोपनी तो ज़रूरी हो रही थी, पर ऐसी रोपनी मन को खुशी नहीं दे रही थी। आज तो खेत में रौनक होती, पर अब गांव में ऐसा माहौल बनने वाले उत्साही लोग दिखाई नहीं देते। वह उदास हो जाता और सपने से डर जाता है और कभी धरती की ओर एकदम देखता रहता है। उसको प्रतीत होता है कि पृथ्वी उस सपने वाली स्त्री के रूप में सामने आएंगी और कहेंगी, तुम अपने बेटे को भी मुझसे जोड़कर कहाँ रख पाए। मैं ही भीतर अशांत हो जाता है।
एक दिन की बात है, मैं ही रोपनी में थे, पत्नी भी साथ थी। उस समय कुछ ठंडा सा था, आकाश में चितराए से मेघखंड थे, मंद मंद हवा बह रही थी। खेत में पानी नहीं था पर मिट्टी काफ़ी गीली थी। इस खेत के उस तरफ के खेत में झुंड के झुंड पक्षी उसमें अपना भोजन ढूंढ रहे थे। चिड़िया के चुन चुन कलरव से चारों तरफ एक संगीतमय वातावरण बना रहता था। कभी कभी मेही का सिर बरबस पक्षियों की तरफ उठ जाता था। एक बार उसने देखा कि एक मैना दूसरे मैना की चोंच में अपने चोंच से दाना डाल उसे खाना खिला रहा था। वह खुशी से कुछ देर तक उस तरफ देखता रहा। उसे बेटे की याद आई। वह सोचने लगा कि उस दिन व्यर्थ ही उस पर गुस्सा किया। अगर अपनी बातें उसे प्यार से कहता तो शायद वह मान भी जाता। बेचारा भूखा ही चला गया। बेटे के प्रति उसके मन में एक कचोट सा उठा। उसका मन भीग गया। पहले भी पूछा था पर पत्नी ने नहीं बताया था। आज उसने फिर से पूछा, उस दिन सुबोध भूखा ही चला गया ना? पत्नी उसकी और देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आप तो क्रोध में होश खो बैठते हैं। आपके डर से मैं झूठ बोलती हूँ। उस दिन सवेरे उठकर खाना बनाया। आप जब सोकर उठे और खेत गए तो उसने खाना खाया। मैंने चैन बनाने के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे वही 300 रुपये उसे दे दिए। मेही को लगा जैसे इस बार की मंद बयार ने उसके रोम रोम को पुलका दिया। उसकी पत्नी की तरफ देखा। मन में ममता की लहर उठी। उसके मन में आया कि पत्नी को पकड़कर कलेजे से लगा ले। फिर तो उसके मन में उठी अबुध स्फूर्ति ने उसकी रोपने की गति बढ़ा दी। कब बीज लेता और कब मिट्टी में दाबता पता ही नहीं चलता। वैसे पहले भी उसकी रोपनी बहुत अच्छी होती, पर उन दिनों की बात कुछ और थी। लेकिन उसने कितना भी अपना मन रोपनी में रमाया हो, मन सोचना थोड़े ही बंद करता है। पलटकर उसने पत्नी की ओर देखा। उसने सोचा, वास्तव में माँ की तरह माँ ही हो सकती है। माँ और पृथ्वी एक समान है। धरती अपनी कोख में जन्म बीज को हमेशा संभाल कर रखती है। सोचते सोचते मेही के मन में आया कि माँ का स्नेह दुलार उसे बाहर नहीं रहने देगा। वह गांव जरूर लौटेगा। काश उसका मन उछल पड़ा हो। वह सोचने लगे कि ऐसे ही एक दिन वह दोनों व्यक्ति रोपनी कर रहे होंगे, तभी कोई बोलता हुआ आएगा, सुबोध घर आया है। ऐसा संदेश लाने वाला ये भी कहेगा उसे काम अच्छा मिला हुआ था। पर गांव में जाते समय माँ का उदास चेहरा देखा था। उस उदास चेहरे ने उसे शहर में चैन से रहने नहीं दिया। वह खेत की तरफ ही चला आ रहा है। उसे इतनी बेचैनी मची है कि कब वह माँ का मुंह देखेगा। मैं ही कल्पना करते करते मानो कल्पना से साक्षात्कार करने लगे। मन में तूफान की तरह उठ रही बात होठों पर आ ही गई। ओ आ गया। जो माँ का उदास मुंह देखकर घर लौट सकता है वह पृथ्वी को भी उदास नहीं छोड़ सकता। मेही के साथ ही उसकी पत्नी भी धान रोप रही थी। वह आवाज़ सुनकर चौंक उठी। थोड़ी देर पति की तरफ देखा और पूछा, क्या बड़बड़ा रहे हैं? बुआ बुआ आया है। मेही पत्नी की तरफ घूमकर बोले, कहाँ आया है बुआ? वह इस बार और विस्मित हो उठी। नहीं आया है तो आएगा। बोलते हुए मेही फिर रोपनी में लग गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।